विद्यार्थियों नमस्कार, मैं कुंदन कुमार नवदृष्टि फॉर स्टडी चैनल पे आप सबों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग 9वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक गोधुली भाग 1 का दूसरा अध्याय भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, अगर आप इस वीडियो को परीक्षा के लिए देख रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देख रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि एक कॉपी ले लें और उसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, जो इम्पोर्टेंट दिनांक है, उसे नोट कर लें ताकि भविष्य में आपकी तैयारी में आसानी हो। इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम आपको बता देना चाहेंगे कि आप गोधुली भाग 1 का सारे अध्याय देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के। सभी अध्याय के संपूर्ण व्याख्या के साथ सारे अध्याय संपूर्ण व्याख्या के साथ यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला जाएगा। तो देखिए, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण, ये बिहार का एक ज़िला है, तो सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कब उनका जन्म हुआ था, 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में 3 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो बिहार राज्य के अंदर एक सारण जिला है, और सारण जिला के अंदर एक गांव है जीरादेई, मतलब जीरादेई नामक ग्राम, सारण जिला, बिहार में जन्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ये आप नोट कर लें। उनके पिता महादेव सहाय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। तो आपको ये भी याद करना है, उनके पिता का क्या नाम था? महादेव सहाय। जी हाँ, उनके पिता का भी नाम आप नोट कर लें, महादेव सहाय। महादेव सहाय फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे, मतलब इनके पिताजी को फारसी और संस्कृत दोनों आती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। अब बता रहे हैं कि उनके पिता महादेव सहाय पहलवानी और घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे। पहलवानी मतलब क्या होता है? कुश्ती। हाँ, कुश्ती। तो कुश्ती लड़ना उन्हें पसंद था, शौकीन थे, और इसकी शिक्षा उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। और घुड़सवारी मतलब घोड़े की सवारी करना, तो ये वो भी उन्हें भी आता था, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी ये सिखाया था। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहाँ के 8वें दर्जे में रखे गए। मतलब जब उनका पहली बार एडमिशन हुआ छपरा के हाई स्कूल में, तो वहाँ वो 8वीं क्लास में एडमिशन करवाए। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए। स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दे दी। अब देखिए, दोहरी प्रोन्नति दे दी। ये प्रोन्नति मतलब क्या होता है? तो जब आप क्लास को, एक कक्षा को पास करते हैं एग्जाम देने के बाद, तो वो एक उन्नति होता है, और जब दोहरी 2 बार दे दिया गया, उसी को लगातार 1 से 2 कक्षा का बढ़ा दिया गया, तो हो गया 2 कक्षा की प्रोन्नति। इसके अलावा इसके कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो आप समझ लीजिए। प्राचार्य का मतलब होता है प्रधानाचार्य। जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राचार्य। ठीक है। उसके अलावा प्राप्तांक मतलब जो अंक आपको प्राप्त हुआ। जैसे आप अगर एग्जाम देते हैं
तो जो आपके नंबर आते हैं, जो मार्कशीट आते हैं, तो वही मार्कशीट में आपका प्राप्तांक होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। देखिए, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब एडमिशन हुआ 8वें दर्जे में, तो उन्होंने अपने क्लास में प्रथम स्थान लाया और उससे प्रसन्न होकर उनके हेडमास्टर साहब उन्हें 2 क्लास का प्रमोशन दे दिए। और यहाँ कोलकाता का मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं का जो आप बोर्ड एग्जाम देते हैं उसी को बोलते हैं मैट्रिक का एग्जाम, समझे ना। तो 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए, मतलब उसमें वो फर्स्ट आए, हाँ, टॉप कर गए। उसके बाद आईए, बीए और बीएल। तो आईए क्या होता है? आईए मतलब इंटर, बीए जानते हैं इंटर के बाद किया जाता है जो ग्रेजुएशन होता है, और बीएल मतलब होता है ये लॉ की डिग्री है, बैचलर ऑफ लॉ, जिसे आप आज के समय में जो एलएलबी होता है। तो बीएल ये कहाँ से किए? प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने ये सब किया। देखिए, प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। 1911 ईस्वी में वे कलकत्ता में वकील दल में शामिल हुए। 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ, तब वे वकालत करने के लिए पटना चले आए। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि 1912 में बंगाल से, जो पश्चिम बंगाल होता है अभी का, पहले बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सारा बंगाल हुआ करता था। तो 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था, और 1916 में जब पटना में अदालत बना, तो वो उससे पहले वो 1911 में कोलकाता में वकील दल में शामिल हुए थे, और जब 1916 में पटना में अदालत बन गया तो वो पटना चले आए, पटना की अदालत में आकर के वकालत करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद का राजनैतिक जीवन उत्कृष्ट रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा। आप खुद ही समझ सकते हैं, जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तक बन गया तो उससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि नहीं। तो उनका राजनीतिक जीवन भी बहुत उत्कृष्ट रहा। आप जब पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में तो उसमें भी आपको पता चलता है कि अध्यक्ष बने थे, और भारत के जो 1947 से पहले के जो संघर्ष थे आज़ादी के, उसमें भी वो एक सक्रिय सदस्य थे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष हुए, ठीक है। तो वो संविधान सभा के, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आपको क्या बताना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, प्रथम अस्थाई अध्यक्ष हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। तो भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ये सब इम्पोर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोलकाता में वे जब छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। कौन सी घटना? तो बंग भंग, याद कीजिए। 1911 आपने सुना होगा, 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग का आदेश दिया था, ताकि जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहे थे उनको तोड़ा जा सके, आपस में लड़ाया जा सके। बंग भंग आंदोलन, जी हाँ, इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। मतलब
इसकी प्रतिक्रिया में पूरे देश में गुस्सा हो गया कि क्यों बंटवारा किया जा रहा है, क्योंकि लोग समझ गए कि सरकार क्यों बंटवारा कर रही है, ताकि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांट करके और जो इनकी एकता है उसको खंडित किया जाए, इससे ताकि ये अपने आज़ादी की मांग ना करके आपस में लड़े। इस सोच के साथ ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग उनका घोषणा किया था 1905 में, है ना। तो ये एक बड़ी घटना कब हुई, जब वो कोलकाता में ही छात्र थे, पढ़ रहे थे। बिहार टाइम्स के संपादक, बिहार टाइम्स ये एक अखबार का नाम है जो उस समय छपा करती थी। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद, जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ये आप नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना की थी। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वान की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ठीक है, तो हिंदी विद्वानों के संपर्क में जब ये आए कोलकाता में, तो इन्होंने सबके साथ मिल करके, इन सबका सहयोग लेकर के अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। ठीक है, उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। आजीवन मतलब जीवन भर, मतलब वो जो लिखते थे वो अपना स्वलेखन अपने जीवन भर जारी रखे। वो राष्ट्रपति बने तब तक भी, उसके बाद भी, जब तक वो जीवित रहे। आजीवन मतलब जीवन भर। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। ये भी आपको नोट कर लेना है, उनका निधन कब हुआ? 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? तो 1963 ईस्वी में। बिल्कुल क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन, देखिए इस पाठ के बारे में अब आखिरी पैराग्राफ में बताया गया है। जो पाठ अब आप पढ़ेंगे उस पाठ के बारे में संक्षिप्त में इस पैराग्राफ में जानकारी दी गई है। क्या कहा जा रहा है? प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। मतलब कि इस पाठ में हम अपने इतिहास की, अपने देश की गौरवपूर्ण गाथा के बारे में जानकारी पाएंगे। जी हाँ, यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। जी हाँ, तो आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने समय में भी हमारे देश में, हमारे बिहार में और नालंदा में जो एक विश्वविद्यालय था उसकी क्या ख्याति कैसी थी, लोग कहाँ कहाँ से इसमें पढ़ने के लिए आते थे, और ये मतलब यहाँ से कैसे संस्कृति शुरू हुई और कैसे भारत विश्व गुरु था, ये सब जानकारी आप इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए, आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप का कोई सवाल हो जीवन परिचय से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम शीघ्र ही आपको आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।
अगले वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आए जिसमें आप संपूर्ण अध्याय की व्याख्या देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप संपूर्ण अध्याय देखना चाहते हैं, संपूर्ण अध्याय की व्याख्या देखना चाहते हैं या अभ्यास प्रश्न देखना चाहते हैं, अभ्यास प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। धन्यवाद।